ठीक है। तो इसमें जो चैलेंजेस थे वो सारा हम लोगों ने लिख रखा था, जो चैलेंजेस हैं। कहाँ कहाँ से चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, ये सब हम लोगों ने किया था। और उसमें एक था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड था, दूसरा था सोशियो इकोनॉमिक यूजेज, इकोनॉमिक यूजेज इससे रिलेटेड था, और तीसरा था न्यूक्लियर वेपन्स था। ठीक है। तो जो पहला वाला था, फर्स्ट पॉइंट देखिए आपने कहा क्या लिख रखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो हम वैसे ही बता रहे थे। पहला वाले में देखो क्या लिख रखे हो, एनपीपी से जुड़े चैलेंजेस लिख रहे थे ना, तो वहां देखिए क्या चैलेंज में आपने लिखा है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से जुड़ी चुनौतियां लिखे थे ना, उसके कई सारे पॉइंट्स लिखे थे। तो उसमें देखो एक पॉइंट है कि ये कोई भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दुश्मन की तरफ से आक्रमण का एक सॉफ्ट सेंटर बन सकता है। भाई मान लो एक मिसाइल लेकर के और उसके ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगा और बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा आसपास में। नहीं समझे भाई, उसके अंदर में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, अब उसके ऊपर एक मिसाइल से भेज दें और वो खुल जाए अगर, तो उसके अंदर का सारा रेडियो एक्टिव रिलीज बाहर की तरफ हो जाएगा, तो परमाणु बम की तरह काम कर जाएगा ना, फिर बड़े तेजी से काम कर जाएगा। तो अब यहाँ पे ये है कि इसके लिए क्या करना चाहिए कि वो जो स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला, वो इतना टफ स्ट्रक्चर होना चाहिए कि उस पर कितना भी कोई बम, मिसाइल बम, तो इसलिए तो कहा जाता है क्यों हीरो इसलिए हीरो बनने की कोई संभावना नहीं है, कभी भी 1 मिनट के अंदर में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर मिनट मिनट को अच्छे से उपयोग करिए, अगला मिनट कोई नहीं जानता है। ये देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये तो चैम्बर हो गया, इससे जो एक्स्ट्रा जो स्टीम है उसको बाहर निकालने का काम आता है ये। तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दैट स्ट्रक्चर शुड बी टफेस्ट स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय मैनकाइंड होना चाहिए, मानव द्वारा निर्मित सबसे मजबूत ढांचा होना चाहिए। इसके बनाने में कोई सीमेंट वगैरह की चोरी नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं होता है बिहार में कई बार पुल बनता है अब बन करके टूट जाता है वो, ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता कि पुल बने और टूट जाए, ऐसा यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर आके मिसाइल गिरेगा, कई सारे मिसाइल गिरे तब भी ये ढांचा कभी टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसी में एक पॉइंट लिखे नीचे, नहीं कैसे जमीन को उड़ाएगा, तो जमीन ऐसे ही मान लीजिए बनता है, तो बनाने वाला इसके आसपास में जो कुछ भी होगा रडार लगेगा ना। अच्छा, ज्यादा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्या, अब नहीं, अब कुदाल लेकर के जाके अब हम उसको उखाड़ना शुरू करें तो उखड़ जाएगा। अब ऐसा जो वहाँ पे साइंटिस्ट हैं वो सब हैं, तो उसमें यही कहा जाता है, इसका सबसे अच्छी बात ये कि ये जो होना चाहिए ये सॉफ्ट टारगेट नहीं होना चाहिए। भाई दुश्मन की तरफ से जो अटैक ही हो रहा है, तो आपका ऐसा तो है नहीं गुलाब का फूल लेके तो भेज नहीं रहा है वो, उसका तो यही उद्देश्य है कि भाई भाई मास डिस्ट्रक्शन हो बड़े पैमाने पे, तो वो इसके लिए यूज करेगा। तो उसी में लिख दीजिए, देखो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का ढांचा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र का ढांचा, ऊर्जा संयंत्र का ढांचा मानव द्वारा निर्मित सबसे कठोरतम ढांचा होना चाहिए। परमाणु ऊर्जा संयंत्र का ढांचा मानव द्वारा निर्मित सबसे कठोरतम ढांचा होना चाहिए। अब इसमें कितने बड़े पैमाने पे, कितने टन्स, 1000 टन्स के आसपास इसके ऊपर आयरन का जो टफेस्ट आयरन स्ट्रक्चर होगा वो लगेगा, सीमेंट लगेगा, आयरन वाला लगेगा, कई सारी चीज़ें लग करके। ठीक है, आप उसमें आसान नहीं होता है।
अब परमाणु बम टाइप का ही लगा करके नीचे वो करें और उसके ऊपर उड़ाएंगे तब जाके उड़ेगा ये, ऐसे थोड़ी उड़ेगा। अब इसी में जाके जैसे अगर देखो इसको, तो इंडिया का जो PFBR है कलपक्कम में, उसी का ढांचा देखिए, PFBR। देखो किस तरह से बन रहा है ये, देखो कैसा कैसा बना है स्ट्रक्चर में, देखो। तो माने उसका जो सील्डिंग वाल होगा, वो सील्डिंग वाल देखो कितना लेयर है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये सारा है, सब ले दे करके। इतना आसान थोड़ी बनता है। कलपक्कम में PFBR रिएक्टर्स, इसमें अभी ये देखो कैसा बना है। तेरा कैसा बना हुआ ढांचा, ऐसा ढांचा नहीं है कि आप कभी भी जब चाहे तो दो चार हथौड़ी चला देंगे टूट जाएगा। क्या लिखें? मानव द्वारा निर्मित कठोरतम ढांचा होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, शीतलक की आपूर्ति के लिए, शीतलक की आपूर्ति के लिए जापान के द्वारा पांचवें चरण के रिएक्टर का निर्माण किया गया है। पांचवें चरण के रिएक्टर का निर्माण किया गया है जो अधिक सुरक्षित है, तथा इसमें टॉप अप कूलेंट टैंक का प्रावधान है। TOP अप कूलेंट टैंक का प्रावधान है। जैसे देखो इसमें, जैसे ये है इस तरह से टॉप अप कूलेंट टैंक का प्रावधान है। टॉप अप कूलेंट टैंक का प्रावधान है जो किसी आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन स्थिति में शीतलक की आपूर्ति जारी रख सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी कूलेंट सप्लाई कैन कंटिन्यूड। में शीतलक की आपूर्ति जारी रख सकता है। नेक्स्ट लिखे, नाभिकीय ऊर्जा समझौते से ना, चुनौतियां का है, समाधान अब लिख रहे हैं ना। क्या लिखे? नाभिकीय ऊर्जा समझौते से IAEA सुरक्षा मानक, IAEA सुरक्षा मानक प्राप्त IAEA सुरक्षा मानक प्राप्त तथा अन्य बेहतर संचालन तकनीक भी प्राप्त। बेहतर संचालन तकनीक भी प्राप्त। ठीक है, पैरा चेंज। क्या लिखे? अन्य बेहतर संचालन तकनीक भी प्राप्त। तीसरा लिखे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र मानव रहित क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है।
मानव रहित क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। क्या लिखें? हाँ, मानव बसाव की अनुमति किंतु सावधान। हाँ, 20 किलोमीटर है। क्या लिखें? मानव बसाव की अनुमति किंतु सावधान। पैरा चेंज। देखो, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के अवशिष्ट का प्रबंधन, संयंत्र के अवशिष्ट का प्रबंधन 3 तरीके से किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के अवशिष्ट का प्रबंधन 3 तरीके से किया जाता है। तीन तरीके से किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के अवशिष्ट का प्रबंधन 3 तरीके से किया जाता है। फर्स्ट, देखो, ठोस अवशिष्ट। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन जैसे हुआ ना, क्रिप्टन और बेरियम टाइप के जो होते हैं ये सारे, तो उसमें क्या किया जाता है? ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, इसका 2 होता है। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन 2 रूप में, उच्च रेडियो सक्रिय और निम्न रेडियो सक्रिय। उच्च रेडियो सक्रिय और निम्न रेडियो सक्रिय। उच्च वाले में क्या लिखें? उच्च रेडियो सक्रिय और दूसरा निम्न रेडियो सक्रिय। और उच्च वाले में लिख दीजिए आर्टिफिशियल, उसको बोलते हैं जैसे कृत्रिम रूप से उसका क्षरण कर देना, माने फोर्स करके, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन बोलते हैं उसको, कृत्रिम रूप से रेडियो सक्रियता को नष्ट करना। लिख दीजिए, कृत्रिम रूप से रेडियो सक्रियता को नष्ट करना। नष्ट करना। और दूसरा लिख दीजिए, दूसरा इसमें निम्न रेडियो सक्रिय को निम्न रेडियो सक्रिय को भूगर्भीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जमीन के नीचे दबाना। जमीन के नीचे दबाना। ठीक है, दबाना। तो इसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल, ब्रैकेट में लिख दीजिए, विट्रिफिकेशन।
मैंने कृत्रिम रूप से जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसको स्टेबलाइज कर देना, जिससे कि आगे उसमें से कोई विकिरण उत्पन्न ना हो। ठीक है, भूमिगत और लो लेवल का है, उसके ईंट वगैरह बना करके, जैसे कहीं पे ऐसे जगह पे उसको दबा देना जहाँ पे भूकंप वगैरह की कोई संभावना नहीं हो। जैसे मान लो कहीं जोग्राफिकली, अब ऐसे जगह नहीं दबाएंगे जहाँ पे पता चला कि भूकंप से वो बाहर आ जाए, ज्वालामुखी से बाहर आ जाए, तो ऐसे नहीं। तो ऐसे कोई जगह जहाँ पे उसको जमीन को नीचे कर देते हैं, दबा देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें किया जाता है उच्च रेडियो ठोस अवशिष्टों का प्रबंधन के लिए। उसके बाद लिख दीजिए द्रव अवशिष्ट प्रबंधन। अवशिष्ट प्रबंधन, द्रव अवशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, और इसमें लिख लो, लिखो इस प्रकार के द्रव का शोधन किया जाता है, द्रव का शोधन किया जाता है, फिर समुद्र में द्रव का शोधन किया जाता है, फिर उसे समुद्र में प्रवाहित किया जाता है। दिस टाइप ऑफ वेस्ट फर्स्ट, क्या लिखे, समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, तीसरा लिख दीजिए, तीसरा थर्ड, देखो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जिनका जीवन काल पूरा हो चुका होता है, जीवन काल पूरा हो चुका होता है, देखो उनका कृत्रिम रूप से रिसाइकिल या पुनः चक्रण करना। ठीक है, नेक्स्ट पैरा चेंज करके लिखिए, अगला पैरा चेंज करके लिखो, विकिरणों का दिनों दिन उपयोग बढ़ता जा रहा है, विकिरणों का दिनों दिन उपयोग बढ़ता जा रहा है, विकिरणों का दिनों दिन उपयोग बढ़ता जा रहा है, जैसे चिकित्सकीय कार्य, खाद्यान्न, चिकित्सकीय कार्य, खाद्यान्न तथा अन्य उद्देश्यों के लिए, अन्य उद्देश्यों के संदर्भ में। ठीक है, लिखो इसके लिए मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रबंधन तथा संबंधित व्यक्तियों का गहन प्रशिक्षण कराया जाना। गहन प्रशिक्षण कराया जाना। ठीक है, अब जैसे कई बार जैसे लेजर, जहां पे लेजर शो, या कई बार मिलिट्री का ऐसा एरिया होता है जहां पे लेजर वगैरह के यूज किए जाते हैं, तो वहां पे देखेंगे कि लेजर का कई जगह पे सिंबल बना होता है। जैसे इस एरिया में मत जाइए, वहां पे क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका वहां पे उनकी इंटेंसिटी वहां पे ज्यादा है। हाँ, तो वहां पे लेजर लाइट सिंबल, ये वाला, जैसे इस तरीके क्या होता है ना कि इस तरह का जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है लेजर बीम का, बड़ा सा उसमें बोर्ड लगा दिया जाएगा, भाई इस एरिया में मत जाइए। ठीक है, उसको बोलते हैं जन जागरूकता,
पब्लिक अवेयरनेस, नहीं तो ओवर एक्सपोजर होने के चांसेस रहते हैं। तो लिख दीजिए एक लाइन करना, ठीक है। साथ ही जन जागरूकता एंड ऑल्सो पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूकता। पैराचेंज, पैराचेंज क्या लिखा, जन जागरूकता। आगे लिखो परमाणु बमों के संदर्भ में, परमाणु बमों के संदर्भ में विभिन्न समझौते किए गए हैं, बमों के संदर्भ में विभिन्न समझौते किए गए हैं। क्या लिखे, समझौते के किए गए हैं, जैसे एनपीटी, सीटीबीटी, एनपीटी, सीटीबीटी, एफएमसीटी, एफएमसीटी इत्यादि, एफएमसीटी इत्यादि ना, पीटीबीटी, सीटीबीटी हो गया तो पीटीबीटी की जरूरत नहीं है, पीटी इत्यादि। पैरा चेंज करके देखो इस प्रकार, इस प्रकार देखो परमाणु ऊर्जा का, ऊर्जा की व्यापक उपयोगिता के साथ जोखिम भी विद्यमान है, विद्यमान है, किंतु विभिन्न विनियमनों, विभिन्न विनियमन तथा सावधानी का उपयोग कर इसे कम किया जा सकता है। क्या लिखे, इसे कम किया जा सकता है, फुल स्टॉप, बस। तो ये था आपका यहां का टॉपिक। अब एक हेडिंग डाल दीजिए, परमाणु हथियार कार्यक्रम। परमाणु हथियार कार्यक्रम, ठीक है। और इसमें एक सेंटेंस लिखिए, देखो परमाणु ऊर्जा का अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, परमाणु ऊर्जा का अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के माध्यम से उपयोग कर अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के माध्यम से उपयोग कर परमाणु हथियारों का विकास किया जाता है। का विकास किया जाता है। देखो सबसे पहले जर्मन विज्ञानी ऑटो हान
के द्वारा अमेरिका के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, ब्रैकेट में 1940 के बाद। ऑटो हान के द्वारा अमेरिका के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अमेरिका द्वारा सबसे पहले परमाणु बम का निर्माण परीक्षण तथा 1945 में क्या लिखे, परीक्षण तथा 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के विरुद्ध, जापान के हिरोशिमा अगर नागासाकी के विरुद्ध उपयोग किया गया। ठीक है, के विरुद्ध उपयोग किया गया। अब जैसा नहीं कहा जाता है कई बार, जैसे कोई लाइट वगैरह जल रहा होता है, कोई कैंडल जल रहा होता है, कोई लाइट जल, छोटा सा बच्चा घर में है तो बार बार उसको छूने जाता है। तो अगर इस समस्या का परमानेंट समाधान करना है तो क्या करना चाहिए, एक बार उसको छुआ ही देना चाहिए, हाथ से छुआ देना चाहिए। नहीं, 1945 में जो नागासाकी हिरोशिमा पर इसका उपयोग हुआ और उसके विध्वंस को जब पृथ्वी पर लोगों ने देखा, तो उसके बाद से लेकर के और 1986 तक स्टार्ट एग्रीमेंट हुआ, मिखाइल गोर्बाचोव और रोनाल्ड रेगन। स्टार्ट एग्रीमेंट वैसे पहले ही हो गया था, फिर दोबारा उसको एक्सटेंड कर दिया गया अभी। तो करीब करीब 68,000 परमाणु बम बनाए गए, 68,000 परमाणु बम, अराउंड 70,000 के आसपास परमाणु बम बनाया गया। वहां पे सिर्फ 2 परमाणु बम का वो विध्वंस था और 68,000 परमाणु बम बने पृथ्वी पर। आज भी कहा जाता है कि अराउंड 26,000 परमाणु बम है अर्थ पर। तो सोचो अगर वो टेस्ट नहीं हुआ होता, हिरोशिमा नागासाकी पर नहीं गिरा होता, तो अब तक बहुत बार गिरा होता। एक बार जो गिर गया, उसके बाद परमाणु बम के बारे में कहा जाता है कि परमाणु बम युद्ध करने के हथियार नहीं है, युद्ध रोकने वाले हथियार हैं। माने हथियार क्या होता है, युद्ध करने के लिए होता है। कई बार जो लूज टेम्पर के आदमी हूं, थोड़े से ब्लड प्रेशर लूज टेम्पर वाले, उनको कभी भी रिवॉल्वर और ये सब चीज अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कभी नहीं रखना चाहिए। क्यों? कई बार लोग सेफ्टी सिक्योरिटी और शौक से रख लेते हैं, और जहां वो रखे फिर वो समस्या ही समस्या है। ठीक है, कभी भी वो एक्स्ट्रा एनर्जी देता है लोगों को और फिर कितनी बड़ी समस्या पैदा कर देता है। तो इसलिए जो भी इस तरह के लोग हों घर में, कोई हो भी तो नहीं रखना चाहिए। अब के ज़माने में तो और नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से केमिकल वाले अनाज लोग खा रहे हैं, चाहे जिस तरह के पेशेंस और ये सारी चीज़ें, धैर्य, ये सब चीज़ें जो कंट्रोल कर रही हैं। नहीं, पहले लोगों के पास कम काम होता था तो लोग बेरोजगारी में क्या करते थे कि धर्म का पालन ज़्यादा करते थे। अब किसी के पास टाइम ही कहाँ है। ठीक है, सब तो बिजी हैं। तो धर्म क्या करता है? धर्म आपको संतुलित करता है, आपको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो नहीं रखना चाहिए ये सब चीज़ को। तो उसी में आता है। लेकिन फिर भी परमाणु बम 68,000 परमाणु बम पृथ्वी पर विकसित किए गए, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी का जो विध्वंस था वो रोक देता है लोगों को। और कहा जाता है कि यह हथियार, ये युद्ध करने वाला हथियार ना होकर के युद्ध रोकने वाला हथियार है। और एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार था कि कारगिल वार इंडिया पाकिस्तान के बीच में फुल फ्लेज्ड वार के रूप में कन्वर्ट हो सकता था, इसलिए वो पूर्ण युद्ध के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ कि दोनों के पास परमाणु हथियार थे। ठीक है, इसलिए वो एक्सेलेरेट नहीं किया युद्ध वो। और पहली बार विश्व में ऐसा हुआ था कि 2 परमाणु हथियार संपन्न शक्तियां सीधे सीधे युद्ध मैदान में थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमेशा जितने भी वर्ल्ड लेवल पे युद्ध हुए हैं 1945 के बाद, अमेरिका और बाकी, हमेशा कोई थर्ड कंट्री बीच में रहा। आप एक एक करके देखिए, जो कोरिया वाला युद्ध हुआ, एक साइड में रूस, एक साइड में अमेरिका, दूसरे साइड में कोरिया। वियतनाम में वार हुआ तो एक साइड में अमेरिका, एक साइड में रूस, सोवियत संघ, बीच में वियतनाम।
तो ऐसे से क्यूबा क्राइसिस हुआ था 1959 में, एक साइड से अमेरिका, एक साइड से रूस, यूएसएसआर, बीच में क्यूबा। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि दो जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हो, एक साइड में इंडिया, एक साइड में पाकिस्तान, और दोनों अपना अपना परमाणु बम लेकर के तैयार थे। ठीक है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर वाजपेयी थे यहाँ पे, मजबूत लीडर थे, और ये थे वाजपेयी थे इंडिया में, और बिल क्लिंटन थे अमेरिका में। तब वाजपेयी ने स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान ज़्यादा अच्छे लोकेशन पे था, कारगिल में। आप देखते होंगे कि सारा नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है बोफोर्स तोप ने। अब उन लोगों ने पूरी अपनी तैयारी करी हुई थी, सारे बंकर वगैरह बना करके, और नीचे से आप कितना भी तोप फेंकते थे वो बंकरों पे ज़्यादा कुछ, तो एक ही उपाय था कि आपका एयरफोर्स यूज हो, और एयरफोर्स जाकर के इन्होंने जो बंकर बना रखी है कारगिल में, माने नीचे में वैली है और ये रोड है, इस पे ये इंडिया कब्जे में है, ये वैली हो गया, चरवाहे गाय भैंस चराते हैं, और ये वाला पार्ट था कारगिल का, कारगिल पाकिस्तानी साइड का, और इधर से ये पूरी तैयारी करके रखे हुए थे। और इंडियन सेना, और ये जो भारत का रूट था वो भी उनके कब्जे में, एक मिसाइल से रोड ध्वस्त हो जाता, इंडिया डिस्कनेक्ट हो जाता, और नीचे वाले पोर्शन से ऊपर से आप कितना भी तोप फेंकेंगे तो बंकर में, तो एक ही उपाय था कि आपका एयरफोर्स काम करे, एयरफोर्स जाकर के एलओसी को पार करे, और पार करके जितने ये बंकर हैं सब पे बम्बार्डिंग। लेकिन पाकिस्तान ने इसको अपनी साइड से वार डिक्लेयर नहीं किया था। इसमें था कि भाई ये जो घुसपैठी हैं उनका लड़ाई है ये, वैसे थे सारे के सारे घुसपैठी पाकिस्तानी सेना के लोग, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने इस बात को डिक्लेयर, और इसलिए इंडिया ने कभी एलओसी को क्रॉस नहीं किया। एयरफोर्स को यूज करने का मतलब होता है कि एलओसी क्रॉस करना पड़ता आपको, और एलओसी क्रॉस करने का सीधा मतलब था कि फिर तो वार हो जाता है ये। भाई उधर से होता कि भाई इन्होंने एलओसी क्रॉस किया, तो इंडिया ने उसको, तब वाजपेयी बीच में काम करते, वाजपेयी ने जैसे इंडिया के लोग तो मारे ही जा रहे थे, सेना तो मारे ही जा रहे थे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन उनका ज़्यादा अच्छा था। तब वाजपेयी ने फिर बिल क्लिंटन को यूज किया कि अब भारत के लोगों की लाशों की गिनती का धैर्य खत्म हो रहा है, और ख़त्म हो रहा है तो बहुत खतरनाक बात है, ख़त्म हो रहा है भाई, दोनों एटॉमिक स्टेट हैं। तब उधर से बिल क्लिंटन के द्वारा नवाज शरीफ के ऊपर दबाव डाल करके अपनी सेना को वापस लिया गया, पाकिस्तान ने अपनी सेना को वापस लिया, और वापस लिया तब जाकर के कारगिल वार खत्म हुआ। लेकिन वो जो वापस लिया तो उससे मुशर्रफ और नवाज शरीफ के बीच में तनाव हुआ, और वो 2001 में जाकर के मुशर्रफ ने क्या किया कि नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया आर्मी ने, चूंकि पूरा कारगिल का क्रिएशन उनका था, मुशर्रफ का था, तो उन्होंने ये सब चीज़ें उस दौरान घटी घटनाएं। तो लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम का कहना ये था कि ये युद्ध फुल फ्लेज वार में इसलिए नहीं कन्वर्ट हो पाया, पेशेंस इसलिए, बिल क्लिंटन को भी पता था कि भाई दोनों एटॉमिक स्टेट हैं, तो उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर दबाव डाला और पीछे हटी फिर सेना वो, ठीक है, तब जाके युद्ध खत्म हुआ था। तो अब उसी समय आता था कि अब जिन दो देशों के पास परमाणु बम हो जाता है उनके बीच में युद्ध होने की संभावना है। पूरे कोल्ड वार के दौरान भी अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कभी युद्ध नहीं हुआ, उसके पीछे बड़ा रीजन ये भी था कि उनके पास जितने बम थे उतने ही उसके पास भी बम था, पूरा विश्व ही ध्वस्त हो जाता नहीं। तो ये चीज़ है, क्या लिखे, उपयोग किया गया, ठीक है, पैरा चेंज करके लिख लो। एनपीटी के अनुसार विश्व के देशों को दो भागों में बांटा गया है। विश्व के देशों को दो भागों में बांटा गया है। नाभिकीय अप्रसार समझौता, कौन कौन से, एक एनडब्ल्यूएस, एनएनडब्ल्यूएस, नाभिकीय हथियार, नाभिकीय हथियार संपन्न देश, संपन्न देश, और गैर नाभिकीय हथियार संपन्न देश, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और इसमें 5 देश शामिल हैं जिनको P5 कहा जाता है। पांच देश शामिल हैं, ठीक है, और इसमें ऐसे देश हैं, देश जिन्होंने
1968 तक परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। द कंट्री हु हैज टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स टिल 1968, 1968 तक परमाणु बम का परीक्षण ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई इस जो अभी हम लोगों ने जो लिखा पीछे वाला उसको 400 वर्ड में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो 400 वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो कॉपी लेके जाएंगे तब तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर याद करके जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अपने आप में बहुत सारी चीजें माइनस हो जाएंगी, और उसको वैसे भी वो आप ढंग से अगर याद करेंगे तो चीजें दबाई जा सकती हैं। जैसे पहले मान लीजिए पहले चरण जैसे विद्युत से शुरू करें, रेडियो सक्रिय पदार्थों का व्यावसायिक उपयोग के लिए विखंडन तकनीक और संलयन तकनीक का उपयोग किया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अपने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर के, ठीक है, विखंडन और संलयन तकनीक का 2 रूप में उपयोग किया जा रहा है। एक नियंत्रित और अनियंत्रित, ठीक है। नियंत्रित में मुख्य रूप से विद्युत और डॉट 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 आता है। विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया को, विखंडन आधारित विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है, जबकि संलयन, और फिर उसमें से एक, देखिए इन दोनों लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप ही खड़े होकर फिर बताओ। तो इसमें क्या है, सुन लो, जो आपके पास है वो तो आपके पास है ही नहीं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे प्रथम चरण के बारे में, प्रथम चरण का व्यावसायिक उपयोग, वर्तमान में प्रथम चरण का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इससे संबंधित कुल 23 रिएक्टर हैं जिनकी कुल क्षमता 7480 मेगावाट है, ठीक है, 7480 मेगावाट है। इसमें मुख्य रूप से यूरेनियम का, परिष्कृत और प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। साथ में शीतलक का उपयोग किया जाता है। नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया इसकी मुख्य विशेषता है, ठीक है, लिख देंगे। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के साथ, बीच में सब छोड़ दिया। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, मुख्य जो बातें हैं, 23 रिएक्टर, 7480 मेगावाट, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद उसी में 23 रिएक्टर काम कर रहा है, और रिएक्टर जो 12 रिएक्टर हैं निर्माणाधीन हैं, अनेक रिएक्टर प्रस्तावित हैं, ठीक है। ये सब करके फिर उसके बाद अमेरिका के साथ पहले शांतिपूर्ण समझौता किया गया, फिर उसके बाद एनएसजी से इसकी अनुमति प्राप्त हुई है, जो अब क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है, ठीक है। द्वितीय चरण की मुख्य विशेषता प्लूटोनियम का विखंडनीय पदार्थ के रूप में उपयोग है, जो कि तीव्र प्रजनन तकनीक पर आधारित है। इससे संबंधित 500 मेगावाट का पीएफबीआर डॉट डॉट। फिर उसका तीसरा चरण भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि थोरियम। तो ऐसे समेटते जाएंगे तो चीजें समझा जाएंगी। मुख्य बातों को लिखते हुए निकलेंगे तो लिखा जाएगा, आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होगी। क्या लिखें, ऐसे देश जिन्होंने 1968 तक परमाणु बम का परीक्षण किया, ठीक है। कौन कौन से देश थे? यूएसए, यूके। देखो मैं देख रहा हूं ना, जैसे कई बार टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए लोग आते हैं यहाँ पे कि भाई मैं टेस्ट सीरीज करूंगा। बहुत सबसे बड़ी बात है कि अब उनका अपना सोर्स वो यूज करते हैं। मान लो हम नोट्स भी दे दिए हैं सारा व्हाट्सएप ग्रुप में, पिछले बार का नोट सारा दे दिया गया, अब आगे का इस बार का नोट्स भी उनके लिए उपलब्ध होगा, लेकिन तब भी वो अप्रोच नहीं आ पाएगा। नहीं होता है कि लिखी हुई बातें के साथ बहुत सारे स्टोरी भी होता है, जो चीज़ों को आपके दिमाग में बिठाने में हेल्प करता है। तो वैसे जो लोग लिखते हैं आंसर, उसमें नहीं सुलझ पाता है, चीज़ें दिक्कत होती हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, क्वेश्चन का डिमांड कुछ और, लिखते कुछ और, ठीक है, ये दिक्कत होती है। मैंने इसमें प्रैक्टिकली हमने इस चीज़ को देखा, और बिहार में तो ज़्यादा ही, जैसे पीटी के लेवल पे हो चाहे मेंस के लेवल पे, कोई पीटी के लेवल पे चाहे तो लूसेंट और करंट अफेयर्स का मैगजीन और ये सब पढ़ के मैक्सिमम 80-85 तक पहुंच सकता है। उसके बाद वाला जो 20-25 क्वेश्चन है, उसके लिए थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ती है। ये 80-82 तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, आप लेवल अप मेहनत करते हैं तो, लेकिन ऊपर वाला 20-25 वो अनुभव मांगता है प्लस, ठीक है। और वो 20-25 ही आपका और सबसे बड़ी बात है कि एक बार पीटी नहीं होना